तो पहले तो मैं आपको बेसिकली वैसे ही बता देता हूँ कि हमारे सामने 3 प्रॉब्लम आई थी जिसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया। इसी वजह से इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहा जाता है, एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री कहा जाता है, जो कि मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। बाकी कंट्रियों ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उसमें जो फेडरलिज्म था वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था, बट इंडिया ने कुछ ऐसे मेजर लिए जिसकी वजह से इंडिया को एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरलिज्म के बारे में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो आपका जो फेडरलिज्म है वो सही हो जाएगा या सक्सेसफुल हो जाएगा। वो पूरा सफिशिएंट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें बेल्जियम की, 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर बहुत लड़ाई होती थी फ्रेंच और डच के बीच में। ठीक है, पहले भी 1993 से पहले भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म था, स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी, बट कम थी बेशक, बट उसको भी पावर दे रखी थी और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, बट फिर भी वो एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म नहीं बन पाया। ठीक है, तो द रियल सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आर कंट्री। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी वजह से, जो पॉलिटिक्स में हुई, जिसकी वजह से इंडिया को एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री कहा जाता है। वो पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें हुई पहले तो हम पढ़ेंगे कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम आई इंडिया के सामने जिसको इंडिया ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, जिसकी वजह से इंडिया को एक सक्सेसफुल फेडरल कंट्री माना जाता है। पहला है लिंग्विस्टिक बेसिस। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो बहुत सारे लोग बोलने लगे कि यार हमारा कल्चर अलग है तो हमें एक अलग स्टेट दो। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलने लगे, तो इंडिया ने क्या किया, उनको एक अलग स्टेट दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, उनको कल्चर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, उनके जियोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे भी अलग स्टेट दिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि अगर बहुत सारे लीडर ये सोचते थे कि अगर बहुत सारे लोगों को अलग स्टेट दे दिया जाएगा ना, तो ये इंडिया को कहीं ना कहीं तोड़ देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, बट एक्सपीरियंस ये बताता है कि ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, एक्चुअल में जब स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटा गया ना, तो उसने इंडिया को और ज़्यादा यूनाइट बनाया और ज़्यादा पावरफुल बनाया। ठीक है, और इसके साथ ही है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है ना वो थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बड़ी स्टेट है, काम करना मुश्किल होगा, बट जब उसको बांट देंगे, स्टेट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो काम करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क थोड़ा इजी रहेगा, संभालना उस स्टेट को इजी रहेगा। ठीक है, अब इसको रीड करता हूँ। द क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जब 1947 में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने की। ठीक है, अब हुआ क्या था, 1947 में द बाउंड्री ऑफ द सेवरल स्टेट ऑफ द इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट, ये ऑर्डर लिखा है, इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट। यानी बहुत सारे जो स्टेट थे उनके बॉर्डर चेंज किए गए और न्यू स्टेट बनाया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन अ सेम स्टेट। यानी जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं ना लोग, वो सेम स्टेट पे रह पाए, इसलिए सिर्फ स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया गया। Some states were created not only on the basis of language but to recognize difference based on the culture, ethnicity, geography। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे भी बांटा गया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर राजस्थान के बहुत सारे एरिया है जहाँ पर लोग गुजराती भी बोलते हैं, बट फिर भी उसको राजस्थान बोला गया क्योंकि उनका कल्चर एक जैसा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, गुजरात में और राजस्थान में आप देखोगे ना ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा सेम है, सिमिलर है। चलो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की और गुजरात देखोगे ना, तो मध्य प्रदेश और गुजरात में ज़्यादातर लोग सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही लैंग्वेज बोलते हैं थोड़ी बहुत, बट उनका जो कल्चर है ना, कल्चर वो अलग है। ठीक है, इसकी वजह से अलग स्टेट दे दिया गया एमपी को और राजस्थान को। अगर मैं बात करूँ नागालैंड में, तो नागालैंड में जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है असम के लोगों से, बट उनका कल्चर अलग है, इसलिए उनको अलग स्टेट दे दी गई। ठीक है, व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द हाँ, ये कुछ स्टेट है जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सिर्फ कल्चर के बेसिस पे बनाए गए थे। ठीक है, when the demand for the formation of the new state on the basis of language raised, some national leader feared that it would lead to the disintegration of the country। बहुत सारे लोग सोचते थे, लीडर सोचते थे कि यार अगर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए ना, तो इसकी वजह से जो कंट्री है वो टूट सकता है, अलग हो सकते हैं बहुत सारे स्टेट। बट एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि लैंग्वेज स्टेट, जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनी है, वो एक्चुअली इंडिया को मोर यूनाइट बनाती है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को भी ईजी बनाता है। तो हमें समझ आ गया। बट अगर बात करो आप
क्या कहते हैं श्रीलंका की, श्रीलंका ऐसा नहीं कर पाया। उन्होंने सिंघाला और तमिल के बीच में आज तक लड़ाई चल रही है, बट हमने ऐसा नहीं किया। हमने अलग से स्टेट को अलग रिकॉग्निशन दिया, उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे अलग स्टेट बनाया। अगर ऐसा श्रीलंका करता तो शायद हम श्रीलंका के फेडरलिज्म को भी एक सक्सेसफुल फेडरलिज्म कह पाते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम आई हमारे इंडिया के अंदर लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। अब प्रॉब्लम ये आई कि हिंदी को क्या हम नेशनल लैंग्वेज बना दें, यानी सारे के सारे काम क्या हिंदी से ही यूज़ करें, जैसे कि श्रीलंका ने किया है। नहीं, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। देखो जैसे आप हो, बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल से भी देखते हैं, मैंने नोटिस करी है बात, कुछ यूपी से भी देखते हैं, कुछ साउथ इंडिया से भी देखते हैं जिनको थोड़ी बहुत हिंदी समझ आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको पूरी हिंदी आती हो। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को नॉर्थ ईस्ट से कमेंट करते हैं कि सर मेरे को एक दो नहीं आता, मतलब उनको गिनती नहीं आती, बट हिंदी थोड़ी बहुत समझ आती है उनको। ठीक है, मैं थोड़ा दिल्ली में कुछ बोलता हूँ ना, गुद्दी ना आती चाहिए उनको, वो भी समझ नहीं आता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन पे हिंदी थोपे, है ना। तो इसी की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने भी ये सोचा कि यार हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिनको हिंदी बोलने नहीं आती ये देश उनका नहीं है, ये देश उनका भी है। इसी की वजह से हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया। ठीक है, अब क्या थी इसकी स्टोरी, इसके बारे में जानते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी ऑफ वन लैंग्वेज। किसी भी इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, याद रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, ज़्यादातर वर्क में हिंदी यूज़ करी जाती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को हिंदी समझ आती है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ऑन 40% ऑफ द इंडियन। ज़्यादातर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो इंडियन है, वो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द अदर लैंग्वेज, हिंदी के अलावा जो अदर लैंग्वेज है बिसाइड हिंदी, देर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको एक मैं बात बता दूं, हिंदी के अलावा भी 21 लैंग्वेज है। जैसे आप नोट देखोगे ना, कोई भी 10 रुपये वाला नोट होता है, उसको पीछे देखोगे तो बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा होता है। तो वो 21 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो 21 लैंग्वेज है जिसको रिकॉग्नाइज किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। और अगर आप चाहो, जैसे कि मान लो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम देना है, यूपीएससी वगैरह कोई भी एग्जाम देना है, तो आप उन 21 में से कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी फोर्स करी जाएगी कि आप हिंदी में पेपर दो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश। अब हुआ क्या, 1965 में एक बार क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश यूज की जाती थी ना ऑफिशियल वर्क के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए एक लॉ बनाया। ठीक है, लॉ बना दिया गया, पास भी हो गया। बट जो साउथ इंडिया के लोग थे और जो नॉर्थ ईस्ट से लोग थे, वो कहते हैं यार हमको तो हिंदी नहीं आती, हम क्या करें, हम तो इंग्लिश को यूज़ करेंगे, हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है ना। तो गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि नहीं आप नहीं कर सकते इंग्लिश यूज। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप कर सकते हो, इंग्लिश ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट को भी अपनी लैंग्वेज चुनने का मौका दे दिया गया। जैसे कि मान लो आपको पता है, जैसे बंगाल में आपको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, आपको जहाँ तक मेरे को पता है आपको बंगाली लैंग्वेज में ही टीचर पढ़ाती होगी, समझाती होगी। अगर मैं बात करूँ हरियाणा में तो हरियाणवी लैंग्वेज में समझाते होंगे टीचर। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में तो टीचर राजस्थानी लैंग्वेज में समझाते होंगे, और यही होता होगा साउथ इंडिया में भी। ठीक है, तो ये किया गया। ठीक है, जो अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर फिर 1965 में ऐसा एक्ट क्यों निकाला गया कि इंग्लिश को यूज़ नहीं करना पर्पसेस के लिए। ठीक है, ऐसा देखो, प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता कि आप इम्पोज कर रहे हो हिंदी। गवर्नमेंट ने बोला कि आप पर्पसेस, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश को यूज़ नहीं कर सकते, बस इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश को थोपा जा रहा है। देखो, अगर गवर्नमेंट चाहती, गवर्नमेंट ये बोलती नहीं जी आप हिंदी यूज़ करो, आप अपनी कोई लैंग्वेज यूज़ मत करो, बट गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप अगर बंगाल में रहते हो, साउथ इंडिया में रहते हो, नॉर्थ ईस्ट में रहते हो, तो गवर्नमेंट जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती है ना, वो आपकी लैंग्वेज में होता है। कभी कभार बंगाली में होता है, गुजरात में गुजराती में होता है। ठीक है, तो ये इसी के लिए बनाया गया है कि ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया जा सके उन लोगों को भी जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर हेल्प आर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फेस। श्रीलंका में भी यही प्रॉब्लम थी ना, जो सिंगाला बोलते थे उनको जॉब में ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया जाता था, अच्छी जॉब दी जाती थी उनको, अच्छी सैलरी दी जाती थी, बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इंडिया में चाहे आपको हिंदी आए ना आए, इंग्लिश आए ना आए, आपको कोई भी लैंग्वेज आती हो, ठीक है, और आप कुछ करना चाहते हो तो आपको पूरी आज़ादी है। ठीक है, आप अच्छे से वर्क करके सेम पोजीशन होल्ड कर सकते हो जो एक इंग्लिश या हिंदी बोलने वाले बंदे को आती है। ठीक है जी, ये भी समझ आ गया हमको।
तो यानी इस चीज़ को भी हमने अच्छे से टैकल किया। बट अगर बात करें श्रीलंका की तो उसने अच्छे से टैकल नहीं किया। अगर वो शायद तमिल को भी एक रिकॉग्निशन दे देता, तमिल लैंग्वेज को भी, शायद इतनी बड़ी लड़ाई ना होती और आज भी खून खराबा होता है वहाँ पर। तीसरा है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये चीज़ भी हमारे पॉलिटिक्स के अंदर आई और कुछ टाइम बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। अब मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो ज़्यादातर हमेशा सरकार जो थी वो कांग्रेस की बनती थी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। ठीक है, ज़्यादातर स्टेट के अंदर, जैसे मैं आपको स्टेट का और सेंटर का मतलब बता देता हूँ। जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब आम आदमी पार्टी की, आपकी नहीं। ठीक है, खुश हो गए बच्चे के मैं सीएम बन गया। तो आपकी नहीं, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है। बट अगर पहले बात करें 1947 के टाइम की, तो उसके बहुत टाइम तक 1990s तक क्या होता था कि सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो कभी कभार क्या करती थी, अपनी पावर का मिसयूज़ करती थी। और अगर मान लो कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर दूसरे की गवर्नमेंट है, यानी कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो उसको क्या करती थी, अंडरमाइन करती थी। ठीक है, जिसकी वजह से फेडरलिज्म को थोड़ा धक्का लगा। बट 1990s के बाद क्या हुआ, एक कोलिजन गवर्नमेंट का टाइम आया, एक पीरियड आया, एक एरा आया कोलिजन गवर्नमेंट का। कोलिजन गवर्नमेंट आपको पता ही है कि सेंटर के अंदर जब बहुत सारी पार्टी आपस में मिल जाती है, जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती और वो क्या करती है, दूसरी पार्टी के साथ अलायंस बना लेती है और फिर पावर में आती है, तो इसको हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट का जब टाइम आया ना, तो क्या हुआ, अब मान लो सिंपल सा है कि मान लो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने अलायंस बनाया हो आम आदमी पार्टी से, उस टाइम थी नहीं बट एज्यूम कर लो आप, और बनाया हो, और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई हो, तो क्या कांग्रेस कभी भी आम आदमी जो पार्टी है की जो गवर्नमेंट है, क्या उससे कभी पंगा लेगी? क्योंकि उसे पता है अगर वो पंगा लेगी तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और कांग्रेस को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक नया एरा स्टार्ट हुआ जिससे फेडरलिज्म और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। यानी जो फेडरलिज्म आज आप अभी देखते हो ना, वो फेडरलिज्म पहले नहीं था। यानी पहले क्या होता था, ज़्यादा कांग्रेस का ही डोमिनेंस होता था, वो कुछ भी कर सकती थी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस ने, चलो ये आप 11th-12th में पढ़ोगे अगर आप आर्ट्स लो। आई होप आप जो लेना चाहते हो आपको वही मिले, ज़रूरी नहीं है आर्ट्स ही मिले। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस रूल्ड बोथ द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट। ज़्यादातर स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट कंट्रोल बाय द राइवल पार्टीज। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्वियसली कौन बैठा था, कांग्रेस, तो कभी कभार वो क्या करती थी, अंडरमाइन करती थी उन स्टेट को जहाँ पर राइवल पार्टीज है। ऑल दी सिग्निफिकेंटली चेंज आफ्टर 90s। बिल्कुल 1990s में बिल्कुल चेंज हो गया। दीज पीरियड सॉ द रेज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। बहुत सारी छोटी छोटी रीजनल पार्टी भी आई। ठीक है, मैनी स्टेट, बहुत ज़्यादा स्टेट्स में। दिस ऑल्सो बिगिन द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। कोलिजन गवर्नमेंट का एरा आने लगा सेंटर में। अब यानी सेंटर में किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी, तो इसलिए कांग्रेस ने अलायंस बनाना स्टार्ट किया रीजनल पार्टी के साथ। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national party had to enter into the alliance with the many party। कोई भी पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी होती थी, बड़ी पार्टी होती थी, उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी। इसकी वजह से उन्होंने छोटी छोटी पार्टी के साथ अलायंस बना लिया और इसकी वजह से एक न्यू कल्चर का एरा स्टार्ट हुआ। जो पावर शेयरिंग का एरा था वो स्टार्ट हुआ। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पेक्ट करती थी और ऑटोनॉमी देती थी, पावर देती थी स्टेट गवर्नमेंट को भी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मान लो, बताया मैंने आपको, जो आप और कांग्रेस का एग्जांपल देके बताया कि अगर मान लो कांग्रेस ने आपके साथ अलायंस बनाया तो वो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट से पंगा नहीं लेगी। ठीक है, दस फेडरलिज्म पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे। इसलिए आज जो फेडरलिज्म है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आज कोलिजन गवर्नमेंट है, ज़्यादातर सेंटर में बहुत ही कम मेजोरिटी मिल पाती है। वैसे अभी तो एक कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है, अभी तो क्लियर मेजोरिटी के साथ बीजेपी जीती है, बट क्या पता आगे ऐसा टाइम आए। ठीक है, दैट इट वॉज इन अर्ली ईयर्स, यानी पहले जो था वैसे अब नहीं है।